हेलो डियर न्यूट्रिशनेंट। तो आज मैं बात करने वाला हूँ रिगार्डिंग टू मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन के बारे में। ऑलरेडी मैं यहाँ पे लिख के लाया हूँ, जस्ट इसको एक्सप्लेन करना है क्योंकि इसको लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। इसलिए मैं जस्ट पहले से लिख के लाया हूँ, जस्ट इसको एक्सप्लेन करना है। तो बहुत ध्यान से समझना। मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन पर्टिकुलरली आपको ध्यान रखना है। दो टाइप के हार्मोन्स होते हैं, एक वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स होते हैं और एक लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स होते हैं। तो इनका जो मैकेनिज्म होता है ये भी डिफरेंट डिफरेंट होता है। वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अलग होता है एंड लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स का मैकेनिज्म अलग होता है। तो वन बाय वन डिस्कस करता हूँ। तो यहाँ पे टू टाइप के आप मैकेनिज्म पढ़ने वाले हो। मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन में दो टाइप के हार्मोन्स होते हैं। सबसे पहला हार्मोन्स ऐसा है बेटा जो वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स होते हैं। ऐसे हार्मोन्स जो क्या होते हैं वाटर सॉल्युबल्स होते हैं। एक्चुअली ये क्या होते हैं प्रोटीन डेरिवेटिव्स होते हैं। क्या होते हैं प्रोटीन डेरिवेटिव्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एफएसएच, ग्रोथ हार्मोन्स एंड एपिनेफ्रिन्स ऑल आर वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स। वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स ये सारे क्या करते हैं अलग तरीके से अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करते हैं। एंड नेक्स्ट सेकंड है आपके पास लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स। लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स में आपके पास एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन्स। एक्चुअली ये सारे क्या होते हैं स्टेरॉयडल हार्मोन्स। जितने भी स्टेरॉयडल हार्मोन्स होते हैं वो लिपिड सॉल्युबल्स होते हैं। तो यहाँ पे मैं पहला पॉइंट यहाँ पे आपसे क्लियर कर देता हूँ। आपके पास जो ये वाटर सॉल्युबल होते हैं उनको मेम्ब्रेन रिसेप्टर की जरूरत पड़ती है। मेम्ब्रेन रिसेप्टर की जरूरत पड़ती है और वो मेम्ब्रेन पे आके ज्वाइंट होते हैं। मेम्ब्रेन पे उनका रिसेप्टर होता है, वहां पे आके ये बाइंड करते हैं और अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कंप्लीट करते हैं। लिपिड सॉल्युबल एस से स्टेरॉयडल हार्मोन्स, एस से सीधा एंट्री। जो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स होते हैं वो सीधा एंट्री करते हैं सेल के अंदर। इनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है दैट इज कॉल्ड इंट्रासेलुलर। सेल के अंदर डायरेक्ट एंट्री करते हैं। तो यहाँ पे वन बाय वन मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। नंबर वन है आपके पास, दिस इज कॉल्ड वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। यहाँ पे एक्चुअली दो टाइप का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, एक जी स्टिमुलॉइड प्रोटीन और एक जीक्यू प्रोटीन। जीएस प्रोटीन है, जीक्यू प्रोटीन, दो रिसेप्टर प्रोटीन के थ्रू ये मैकेनिज्म्स कंप्लीट होता है। सबसे पहले मैं आपको डिस्कस करता हूं जीएस। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे ये एक सेल है, ये आपके पास एक सेल है, इसके ऊपर कोई वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स आके एक्ट कर रहा है। तो कैसे काम करेगा, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स, फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया ग्रोथ हार्मोन्स। ये क्या करता है, यहाँ पे मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट रिसेप्टर दैट इज कॉल्ड यहाँ पे सेवन चैनल रिसेप्टर प्रोटीन होता है जिसको हम बोलते हैं जीएस। क्या बोलते हैं जीएस, सेवन चैनल स्टिमुलेटेड यहाँ पे प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं जीएस। जीएस क्या रहता है इनएक्टिव फॉर्म में लगा रहता है। वहां पे इनएक्टिव फॉर्म में कब होता है, जब वहां पे जीडीपी लगा होता है। जीएस इज एसोसिएटेड विद जीडीपी दैट इज कॉल्ड इनएक्टिव। जैसे ही इसके ऊपर हार्मोन्स आके बाइंड करता है इस रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स के ऊपर, ये क्या करता है एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट होने का मतलब ये है कि ये जीडीपी को छोड़ देता है और जीडीपी के साथ बाइंड हो जाता है। जीडीपी के साथ बाइंड हो जाता है, जीडीपी को छोड़ देता है, इसको क्या करता है रिमूव कर देता है और जीडीपी के साथ बाइंड हो जाता है। उसके बाद ये क्या हो गया एक्टिव हो गया। अब ये एक्टिव हो गया। अब ये जो चैनल प्रोटीन है इससे क्या होगा सेपरेट हो जाएगा और मेम्ब्रेन एसोसिएटेड एक एंजाइम है, मेम्ब्रेन एसोसिएटेड एक प्रोटीन है दैट इज कॉल्ड एडिनाइलेट साइक्लेट। दिस इज कॉल्ड एडिनाइलेट साइक्लेट। एडिनाइलेट साइक्लेट एक प्रोटीन होता है जो मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होता है। उससे जाके ये जीएस एसोसिएटेड विद जीटीपी बाइंड करता है किसके साथ, एडिनाइलेट साइक्लेट के साथ। फिर क्या होता है ये एडिनाइलेट साइक्लेट के साथ जैसे ही बाइंड करता है तो ये जो जीएस के साथ जो जीटीपी बाइंड था ये क्या होता है ब्रेक डाउन होता है और कन्वर्ट हो जाता है किसमें, जीडीपी में प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। जीडीपी में प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। उसके बाद ये जो जीडीपी है ये इस जीएस के साथ फिर जाके बाइंड कर जाता है। ये जीडीपी जीएस के साथ क्या कर जाता है, जी स्टिमुलाइट प्रोटीन के साथ क्या करता है बाइंड कर जाता है। फिर से ये इनएक्टिव हो जाता है, फिर से ये क्या हो जाएगा बेटा इनएक्टिव हो जाता है। एक्चुअली में ये इसलिए इसके साथ बाइंड करता है, इसलिए इसके साथ बाइंड करता है क्योंकि जो एडिनाइलेट साइक्लेट एक एंजाइम है इसको एक्टिवेट करने के लिए जी स्टिमुलाइट एसोसिएटेड विद एटीपी सॉरी जीटीपी एक्टिवेट्स एडिनाइलेट साइक्लेट एंजाइम एसोसिएटेड ऑन मेम्ब्रेन एंड एडिनाइलेट साइक्लेट उसके बाद क्या करता है एक्टिवेट होने के बाद
एटीपी को ब्रेक डाउन करता है किसमें, साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट में। साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट में एटीपी को ब्रेक करता है एडिनाइलेट साइक्लेट किसमें, साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट में। तो बेटा यहां पे जब साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट जब फॉर्म होता है तो यहां पे प्राइमरी रिस्पांस क्रिएट होता है। साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट जब बनता है तो ये प्राइमरी रिस्पांस क्रिएट करता है। और ये काम कैसे करता है, एक्ट एज सेकंड मैसेंजर की तरह काम करता है। प्राइमरी मैसेंजर यहां पे हुआ और यहां पे आपके पास सेकेंडरी मैसेंजर बन गया। अब उसके बाद साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट जो है वो क्या बनाता है बेटा, फास्फोकाइनेज ए। क्या बनाता है बेटा, फास्फोकाइनेज ए। अब ये जो फास्फोकाइनेज ए है, ये जो फास्फोकाइनेज ए है ये क्या करता है, फास्फोराइलेशन करवाता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन का। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन का फास्फोराइलेशन करवाता है कौन, फास्फोकाइनेज ए। एंड अब यहाँ पे जो फास्फोराइलेशन होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन का, उसमें से ऐसे प्रोटीन्स, ऐसे एंजाइम्स होते हैं, एक्चुअली वो सारे प्रोटीन्स क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। और वो एंजाइम्स क्या करते हैं, ग्लाइकोलिसिस रिएक्शन को फैसिलिटेट करते हैं। ग्लाइकोलिसिस रिएक्शन को फैसिलिटेट करते हैं जिससे एटीपी और बनता है। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है किसमें, पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड में इससे क्या बनता है बेटा, एटीपी सिंथेसाइज होता है। और वही एटीपी यहाँ फिर से ब्रेक डाउन होता है, फिर से साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट बनता है। और एटीपी की हमें जरूरत भी पड़ती है यहाँ पे सेल में जब हार्मोन्स इसके ऊपर एक्ट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ तक। नेक्स्ट ये क्या करता है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन का फास्फोराइलेशन कराता है। जैसे यहाँ पे ये क्या करता है, एक प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है जो फैसिलिटेट करता है आयन चैनल। आयन चैनल का फॉर्मेशन करता है, दैट इज कॉल्ड, ये चेंज कर देता है मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी। मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी चेंज कर देता है, मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी चेंज करता है। और मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी कुछ इस तरीके से चेंज होती है कि अंदर से क्लोराइड आयन इंट्रासेलुलर, मतलब सेल के अंदर जो क्लोराइड आयन है वो क्या होते हैं, सेल के अंदर से सेल के बाहर चले जाते हैं, सेल के बाहर चले जाते हैं। उसके रिस्पेक्ट में कैल्शियम आयन जो सेल के बाहर प्रेजेंट है वो सेल के अंदर आ जाते हैं। ये हो गया आपके अंदर कैल्शियम आयन आ गया। नेक्स्ट यहां पे ध्यान रखना, ये क्या क्या कर रहा है, फास्फोकाइनेज ए, फास्फोराइलेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन जो ग्लाइकोलिसिस रिएक्शन को प्रमोट करेगा। एंड कुछ ऐसे प्रोटीन बनेंगे जिसको हम आयन चैनल का फॉर्मेशन करते हैं, वो मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी चेंज कर देते हैं। और वो क्या करते हैं, क्लोराइड आयन को सेल के अंदर से सेल के बाहर फेंक देते हैं और कैल्शियम आयन को बाहर से अंदर कर लेते हैं। अब कैल्शियम आयन को अंदर करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत सारे प्रोटीन को क्या करता है, बहुत सारे एंजाइम को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। अब और ये यहाँ पे क्या काम करेगा, ये जो इसके अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर स्मूथ, सॉरी ये दूसरा फंक्शन है, ये आपको मैं बाद में सिखाता हूँ। यहाँ पे ये वाला ये तो अलग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। उसके बाद यहाँ पे और ये क्या करता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो फास्फोराइलेशन कराया रहता है प्रोटीन्स का, ये क्या करता है, न्यूक्लियस के अंदर एंट्री करता है। किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर एंट्री करता है। न्यूक्लियस के अंदर एंट्री करने के बाद यहाँ पे डीएनए के ऊपर जाके एक्ट करता है और वहां पे ट्रांसक्रिप्शन करवाता है। देन ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा, ट्रांसक्रिप्शन करने के बाद यहाँ पे एमआरएनए बनेगा। एमआरएनए न्यूक्लियर पोर के थ्रू क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा और ट्रांसलेशन होके न्यू प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। पहले एक बार यहाँ पे प्रोटीन का फास्फोराइलेशन हुआ है, अब यहाँ पे न्यू प्रोटीन बना है ट्रांसलेशन के थ्रू, जो क्या कॉज करेगा बेटा, फिजियोलॉजिकल रिस्पांस। इसको बोलते हैं सेकेंडरी रिस्पांस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन था तो बॉडी का ग्रोथ हो जाएगा, बॉडी का ग्रोथ और सेल का ग्रोथ हो जाएगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ इसको, ध्यान रखना। वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स C1 चैनल रिसेप्टर प्रोटीन के साथ क्या करते हैं, एसोसिएट करते हैं। तो GS क्या करता है, GTP के साथ बाइंड करता है और एक्टिवेट हो जाता है। और वो एक्टिवेट करता है एडिनाइलेट साइक्लेट को। एडिनाइलेट साइक्लेट क्या होता है, एक्टिव होने के बाद एटीपी को ब्रेक डाउन कर देता है किसमें, साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट में, जिससे प्राइमरी रिस्पांस क्रिएट होता है। और जो साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट होता है ये एक्ट एज सेकेंडरी मैसेंजर। अब ये क्या करता है, फास्फोकाइनेज ए में कन्वर्ट होता है, कौन, साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। अब ये फास्फोकाइनेज ए है, ये क्या कराता है, फास्फोराइलेशन कराता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन का, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन का फास्फोराइलेशन कराता है। जिसमें कुछ ऐसे प्रोटीन्स भी होंगे जो एंजाइम की तरह काम करते हैं। वो क्या करते हैं, ग्लूकोज को कन्वर्ट करते हैं पायरुविक एसिड में, दैट मींस ग्लाइकोलिसिस रिएक्शन करवाएंगे, क्रेब्स साइकिल करवाएंगे, ईटीएस करवाएंगे, जिससे क्या होगा, और एटीपी का सिंथेसिस होगा। ये हो गया एक। और ये क्या करता है, मेम्ब्रेन के ऊपर चैनल प्रोटीन का सिंथेसिस करवाता है जो फैसिलिटेट करेगा कैल्शियम आयन को बाहर से अंदर आने में। और ये कैल्शियम क्या करता है, बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स को एक्टिवेट करने में हेल्प करता
है। उसके बाद यहाँ पे कुछ ऐसे जो फास्फोराइलेटेड प्रोटीन्स हैं वो क्या करते हैं, सेल के अंदर जाते हैं, सॉरी न्यूक्लियस के अंदर जाते हैं और वहां पे क्या कराते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कराते हैं। देन उससे एमआरएनए बनता है, एमआरएनए बाहर जाता है न्यूक्लियर पोर के थ्रू एंड उसका ट्रांसलेशन होता है और नया प्रोटीन बनता है जो कि फिजियोलॉजिकल रिस्पांस क्रिएट करता है, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी रिस्पांस। प्राइमरी रिस्पांस साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट एंड सेकेंडरी रिस्पांस न्यू प्रोटीन जब बनेगा तब। नेक्स्ट है एक और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स का। फॉर एग्जांपल एक वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स यहाँ आके बाइंड किया, अब यहाँ पे होता है जीक्यू प्रोटीन। जीक्यू प्रोटीन क्या होता है, जब जीडीपी के साथ बाइंड रहता है, जब जीडीपी के साथ बाइंड रहता है तो ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। जैसे उसके ऊपर हार्मोन्स आके रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं तुरंत वो जीडीपी को छोड़ के जीटीपी के साथ बाइंड कर जाता है। तो ये जीटीपी को छोड़ दिया, अब जीटीपी के साथ बाइंड कर गया, जीटीपी के साथ बाइंड कर दिया कौन, जीक्यू प्रोटीन। अब ये जो जीक्यू प्रोटीन है ये क्या करता है, जाता है एक्टिवेट करता है किसको, मेम्ब्रेन एसोसिएटेड एक एंजाइम है दैट इज कॉल्ड फास्फोलाइपेज सी। फास्फोलाइपेज सी, फास्फोलाइपेज सी के पास जाता है और फास्फोलाइपेज सी को कैसे एक्टिवेट करता है, ये जीटीपी को तोड़ता है और कन्वर्ट हो जाता है किसमें, जीडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। और जो जीक्यू प्रोटीन होता है वो क्या करता है, अब जीडीपी के साथ एसोसिएटेड है क्योंकि जीटीपी ब्रेक डाउन हो चुका है, तो ये जीटीपी के साथ एसोसिएटेड है, दैट मींस ये फिर से इनएक्टिव हो गया और फिर से इनएक्टिव होके C7 चैनल के पास प्रेजेंट हो जाएगा। फिर से दूसरा हार्मोन आएगा, दूसरे टाइम जब हार्मोन आएगा तो फिर से एक्टिवेट होगा। अब ये जो फास्फोलाइपेज सी जो एक्टिवेट हुआ था किसके साथ, जीक्यू एसोसिएटेड विद जीटीपी, ये क्या करता है बेटा, ये जो एंजाइम है फास्फोलाइपेज सी ये क्या करता है, कट करता है एक पर्टिकुलर मेम्ब्रेन एसोसिएटेड प्रोटीन दैट इज कॉल्ड PIP2, फास्फोइनोसिटोल फॉस्फेट नंबर 2, फास्फोइनोसिटोल फॉस्फेट नंबर 2। इसको क्या करता है, ब्रेक डाउन कर देता है दो पार्ट में, एक आपके पास है इनोसिटोल फॉस्फेट 3 और डाइअसाइल ग्लिसरॉल, डाइअसाइल ग्लिसरॉल प्लस इनोसिटोल फॉस्फेट 3। अब जो डाइअसाइल ग्लिसरॉल होता है ये कन्वर्ट होता है किसमें, फास्फोकाइनेज सी में। यहाँ पे फास्फोकाइनेज ए था, जीएस के टाइम पे फास्फोकाइनेज ए, जीक्यू के टाइम पे फास्फोकाइनेज सी। अब ये जो फास्फोकाइनेज सी है तो ये क्या करता है, फास्फोराइलेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन, फास्फोराइलेशन करवाता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन। जो प्रोटीन क्या करेंगे, अंदर जाएंगे किसमें, न्यूक्लियस के अंदर। पहले ये एक हो गया डैग के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पे जो PIP2 ब्रेक डाउन हुआ था किसमें, इनोसिटोल फॉस्फेट 3 में, वो क्या करता है, एंट्री करता है किसके ऊपर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर इनोसिटोल फॉस्फेट नंबर 3 एक्ट करता है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या रिलीज करवाता है, कैल्शियम आयन, कैल्शियम डाइपॉजिटिव, कैल्शियम डाइपॉजिटिव रिलीज करवाता है कहां से, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। अब ये कैल्शियम क्या करता है, कैमाजिलिन प्रोटीन के ऊपर एक्ट करता है, कैमाजिलिन प्रोटीन के ऊपर एक्ट करता है और उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, काइनेज प्रोटीन में, किसमें, काइनेज प्रोटीन में। और वो जो काइनेज प्रोटीन होता है वो आपके पास फास्फोकाइनेज सी बनाने में मदद करता है। यहां से डिफरेंट टाइप्स ऑफ फास्फोराइलेशन हुआ, जो सॉरी यहाँ पे जो फास्फोकाइनेज है ये यहाँ पे जो कैमाजिलिन प्रोटीन कन्वर्ट हुआ किसमें, फास्फोकाइनेज सी में। और ये फास्फोकाइनेज सी क्या होता है, क्या करेगा, वही काम करेगा, फास्फोराइलेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन का फास्फोराइलेशन कराएगा। और ये जो फास्फोराइलेटेड प्रोटीन है ये न्यूक्लियस में एंट्री करेंगे और डीएनए के ऊपर एक्ट करेंगे, वहां पे ट्रांसक्रिप्शन करवाएंगे, एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए क्या होगा, न्यूक्लियस से बाहर जाएगा और वहां पे उसका ट्रांसलेशन होगा, न्यू प्रोटीन बनेगा, फिजियोलॉजिकल रिस्पांस क्रिएट होगा, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी रिस्पांस, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी रिस्पांस। जैसे यहाँ पे ये वाला प्राइमरी रिस्पांस है दैट इज कॉल्ड IP इनोसिटोल फॉस्फेट नंबर 3 एंड डाइग, ये क्या है, प्राइमरी रिस्पांस, प्राइमरी रिस्पांस, ये क्या होता है बेटा, प्राइमरी रिस्पांस। फिर से यहाँ पे फिजियोलॉजिकल ये वगैरह एक बार ये भी रिपीट कर देता हूं, तो ध्यान रखना, वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स एक्ट करेगा किसके ऊपर, 7 चैनल प्रोटीन दैट इज कॉल्ड जीक्यू प्रोटीन, जो कि पहले इनएक्टिव फॉर्म में रहता है जब ये जीटीपी के साथ कंबाइन रहता है। जैसे ही हार्मोन यहाँ के बाइंड करता है तो ये जीटीपी के साथ बाइंड करता है और एक्टिव हो जाता है। एक्टिव होने के बाद ये क्या करता है, किसके ऊपर एक्ट करता है, फास्फोलाइपेज सी। फास्फोलाइपेज सी क्या होता है, मेम्ब्रेन एसोसिएटेड प्रोटीन होता है
और फास्फोलाइपेज सी को क्या करता है, एक्टिवेट कर देता है कौन, GQ एसोसिएटेड विद GTP, और ये GTP को तोड़ देता है किसमें, GDP और इनऑर्गेनिक फास्फेट, और ये GQ प्रोटीन फिर से इनएक्टिव हो जाता है। क्यों, क्योंकि अब इसके साथ GDP है ना कि GTP है, और ये फास्फोकाइनेज सी को एक्टिवेट कर दिया। अब ये एक्टिवेटेड फास्फोकाइनेज सी क्या करता है, फास्फोइनोसिटोल फॉस्फेट नंबर 2, फास्फोइनोसिटोल फॉस्फेट नंबर 2 के ऊपर एक्ट करता है, उसको तोड़ देता है किसमें, डाइअसाइल ग्लिसरॉल में और इनोसिटोल फॉस्फेट नंबर 3 में, इनोसिटोल फॉस्फेट नंबर 3 में, जो कि प्राइमरी रिस्पांस क्रिएट करे। डैग एंड इनोसिटोल फॉस्फेट ये क्या होते हैं, प्राइमरी रिस्पांस। जो आपके पास बेटा इनोसिटोल फॉस्फेट नंबर 3 होता है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर एक्ट करता है और वहां से कैल्शियम रिलीज करता है, और कैल्शियम क्या करेगा, कैमाजेलिन प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है किसमें, काइनेज प्रोटीन में। अब ये काइनेज प्रोटीन क्या करता है, फॉस्फेट के साथ क्या करता है, एसोसिएट करता है और क्या बनाते हैं, फास्फोकाइनेज सी, और ये फास्फोकाइनेज सी क्या करता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन का फास्फोराइलेशन करवाता है। और यहाँ पे जो डैग बना था, जब आपके पास फास्फोइनोसिटोल फॉस्फेट नंबर 2 ब्रेक डाउन हो रहा था किसमें, इनोसिटोल फॉस्फेट नंबर 3 और डैग में। डैग क्या होता है, फास्फोकाइनेज सी में कन्वर्ट होता है, और ये फास्फोकाइनेज सी और ये फास्फोकाइनेज सी क्या करते हैं, फास्फोराइलेशन करवाते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन का। एक्चुअली में यहाँ पे जो काइनेज होता है ये सिर्फ इसको एक्टिवेट करने में हेल्प करता है। अब ये भी जो फास्फोराइलेटेड प्रोटीन्स हैं वो न्यूक्लियस में एंट्री करते हैं न्यूक्लियर पोर के थ्रू, और यहाँ पे डीएनए के ऊपर एक्ट करते हैं और वहां पे ट्रांसक्रिप्शन करवाते हैं। ट्रांसक्रिप्शन करवा के ये एमआरएनए बनाएंगे, स्पेसिफिक जीन को एक्टिवेट करते हैं जिससे ट्रांसक्रिप्शन होगा, एमआरएनए बनेगा। एमआरएनए का क्या होगा बेटा, एमआरएनए न्यूक्लियर पोर के थ्रू बाहर जाएगा साइटोप्लाज्म में, क्योंकि ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में होता है। ट्रांसलेशन होगा, नया प्रोटीन बनेगा, और नया प्रोटीन क्या करेगा, फिजियोलॉजिकल रिस्पांस क्रिएट करेगा, जिसको हम बोलेंगे रिस्पांस नंबर 2। अब वहां पे अकॉर्डिंग टू हार्मोन्स वो एक्टिविटी कंप्लीटेड होगी। तो ये बेटा आपके पास वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया। एंड दूसरा है आपके पास सेकंड इज कॉल्ड लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स। सेकंड वाला आपके पास है, दिस इज कॉल्ड लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो ये वाला काफी आसान है, इसके कंपैरिजन में ये आसान है। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, जो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या है, लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स है। ये क्या करता है बेटा, कैरियर प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड रहता है। किसके साथ, कैरियर प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड रहता है, और ये क्या करता है, ब्लड वेसल्स से डिफ्यूज हो जाता है किसमें, सेल में। ब्लड वेसल से क्या होता है, डिफ्यूज हो जाता है। ये आपके पास एस्ट्रोजन हार्मोन्स कंबाइंड विद कैरियर प्रोटीन, दोनों के साथ एसोसिएटेड रहते हैं, और ये डिफ्यूज हो जाते हैं किसमें, सेल में। और ये डिफ्यूज होने के बाद सेल के अंदर आते हैं, और सेल के अंदर आने के बाद ये बाइंड करते हैं किसके साथ, इंटरसेलुलर प्रोटीन रिसेप्टर के साथ, इंटरसेलुलर प्रोटीन रिसेप्टर के साथ। और यहाँ पे रिसेप्टर कौन होंगे, लाइक जैसे कैपिरॉन प्रोटीन हो गया, कैपिरॉन प्रोटीन या फिर चैपिरॉन प्रोटीन भी बोलते हैं। और ये क्या बना लेगा बेटा, HSPS बना लेगा। क्या बना लेगा, HSP। ध्यान रखना, जो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स along with carrier protein diffuses from blood vessels and enter into cell and combined with a protein that is called heat shock protein, that's called कैपिरॉन प्रोटीन। और ये क्या करता है, इसके साथ कंबाइन करता है, और यहाँ पे आपके पास HSPS बना लेता है। क्या बना लेते हैं, HSPS, मतलब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा बेटा, कॉम्प्लेक्स। ये क्या है, पहला रिसेप्टर है यहाँ पे, और जो कि सेल के अंदर है। अब और ये ध्यान रखना, चैपिरॉन प्रोटीन क्या करता है, ये हेल्प करता है टू प्रिवेंशन ऑफ प्रीमेच्योर एक्टिवेशन। प्रीमेच्योर एक्टिवेशन मतलब ये जो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स है वो एक्टिवेट प्रीमेच्योर तरीके से एक्टिवेट ना हो जाए, इसीलिए क्या करता है, चैपिरॉन प्रोटीन के ऊपर ये बाइंड करता है। चैपिरॉन प्रोटीन उसी को प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट, अब ये जो अलोंग विद चैपिरॉन प्रोटीन प्लस ईस्ट्रोजन हार्मोन्स मतलब लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स न्यूक्लियर पोर के थ्रू क्या करते हैं, एंटर करते हैं किसमें, न्यूक्लियस में। एंटर करते हैं किसमें बेटा, न्यूक्लियस में एंटर करते हैं। और न्यूक्लियस में एंटर करने के बाद ये क्या करते हैं, बाइंड करते हैं किसके साथ, यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रिसेप्टर के साथ। और यहाँ पे बना लेंगे क्या, हार्मोन रिसेप्टर एलिमेंट। क्या बना लेंगे, हार्मोन रिसेप्टर एलिमेंट या फिर हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। आपके पास लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स along with heat shock protein enter into nucleus through the nuclear pore and combined with receptor present inside nucleus and form hormone receptor element या फिर हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। एंड देन ये हार्मोन रिसेप्टर एलिमेंट या फिर
हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, ये क्या करता है, बाइंड करता है किसके साथ, विद डीएनए सीक्वेंस के साथ, पर्टिकुलर स्पेशल स्पेसिफिक सीक्वेंस के साथ, डीएनए के स्पेसिफिक सीक्वेंस के साथ क्या करता है, बाइंड करता है और ये प्रमोट कराता है, प्रमोट टू रीजन ऑफ टारगेट सेल्स, टारगेट जीन्स के ऊपर, टारगेट जीन्स के ऊपर क्या करता है, उसको प्रमोट कराता है, मतलब वहां पे क्या कराएगा, ट्रांसक्रिप्शन कराएगा। तो ये इस पर्टिकुलर सीक्वेंस में मान लो बाइंड कर गया, अब यहाँ पे इसका ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा, यहाँ पे इसका क्या कराएगा बेटा, ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा और यहाँ पे बनेगा एमआरएनए, और ये एमआरएनए क्या करेगा, न्यूक्लियर पोर के थ्रू बाहर आ जाएगा, न्यूक्लियर पोर के थ्रू बाहर आने के बाद ये ट्रांसलेशन करेगा, और ट्रांसलेशन करने के बाद बेटा ये न्यू प्रोटीन बन जाएगा, न्यू प्रोटीन, और ये न्यू प्रोटीन क्या करेगा बेटा, रिस्पांस क्रिएट करेगा, दैट इज कॉल्ड फिजियोलॉजिकल रिस्पांस। ये क्या करेगा, फिजियोलॉजिकल रिस्पांस। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, बहुत ध्यान से समझना। आपके पास एस्ट्रोजन हार्मोन्स अलोंग विद कैरियर प्रोटीन, और मतलब ये लिपिड सॉल्युबल है, लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स अलोंग विद कैरियर प्रोटीन डिफ्यूजेस फ्रॉम ब्लड वेसल्स एंड एंटर इनटू सेल एंड bind with a protein, that protein is called heat shock protein, and heat shock protein is called कैपिरॉन प्रोटीन, and कैपिरॉन प्रोटीन के साथ इसलिए बाइंड करता है क्योंकि ये क्या करता है, प्रीमेच्योर एक्टिवेशन नहीं होने देता, प्रीमेच्योर एक्टिवेशन नहीं होने देता है किसका, हार्मोन्स का। अब ये एंटर करता है किसमें, न्यूक्लियस में, थ्रू द न्यूक्लियर पोर, एंड क्या करता है, रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है और क्या बना लेगा, हार्मोन रिसेप्टर एलिमेंट या फिर हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। अब ये जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है ये क्या करता है, पर्टिकुलर डीएनए के पर्टिकुलर जीन के ऊपर जाके बाइंड करता है और उस जीन सीक्वेंस को क्या करता है, एक्टिवेट कर देता है, जिससे उसका क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसक्रिप्शन होके एमआरएनए बनेगा, और ये एमआरएनए क्या होगा, न्यूक्लियर पोर के थ्रू साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। दिस इज साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। साइटोप्लाज्म में आने के बाद इसका क्या होता है बेटा, ट्रांसलेशन होता है, और ट्रांसलेशन होने के बाद न्यू प्रोटीन बनेगा, और यही जो नया प्रोटीन है ये रिस्पांस क्रिएट करेगा, दैट इज कॉल्ड फिजियोलॉजिकल रिस्पांस। आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा, मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स एंड वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।